नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। कैंसर एक गंभीर समस्या है, पर इससे निपटा कैसे जाए, इस समस्या का हल कैसे किया जाए, आज इस खास विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। और पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत अग्रवाल जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, शामिल करने के लिए। अजीत जी, सबसे पहले जानने की आपसे कोशिश भी यही रहेगी, कैंसर गंभीर समस्या है, लेकिन इसे समझा कैसे जाए। अगर हम कैंसर की बात करें तो एक जनरल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करें तो बेसिकली कैंसर मींस एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो हमारी बॉडी में जैसे सारे के सारे ऑर्गन्स में एक सिस्टम रहता है, इनबिल्ट जेनेटिक सिस्टम रहता है कि जो ग्रोथ होती है, जितना डैमेज होता है बस उसको कवर करने के लिए होती है। लेकिन कैंसर में जो वो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो उस कंट्रोल को तोड़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से एक असंतुलन आ जाता है, एक टोटल अनबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से शरीर के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कि सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो सकते हैं उनके साइज़ की वजह से, या उनके अंदर से कुछ इस प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि कुछ अलग सिम्टम्स को जन्म देता है, या फिर उनके साइज़ की वजह से दूसरे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई के ऊपर, या कि उनके ब्लड के थ्रू उनके स्प्रेड की वजह से, उन कोशिकाओं के स्प्रेड की वजह से जो उनका उनसे एक इस प्रकार का सिस्टम शुरू हो जाता है कि जो कि अननेचुरल है, और जो कि अगर अनचेक्ड डेवलप होता रहे, अनचेक प्रोग्रेस करता रहे, तो लाइफ के लिए लीथल है। अच्छा, ये माना जाए जेनेटिक भी होता है। यस, एक कुछ प्रतिशत तक कैंसर्स की इटियोलॉजी में जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कुछ कैंसर संभवतः अगर किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति को कैंसर है तो वो मतलब वो आ सकता है, जेनेटिक किसी रूप में देखा जाए तो अगर हम जेनेटिक कॉज ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो हम लोगों को जो जेनेटिक कैंसर्स के लक्षण होते हैं उनको देखें तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है। तो जैसे कि अगर कैंसर बहुत छोटी उम्र में आ जाए, या जो भी उसकी नॉर्मल एज है, जैसे कि कोलोन और रेक्टम के कैंसर्स जनरली छठे दशक के आसपास आते हैं पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली। तो लेकिन अगर पेशेंट को 30 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि इसके पीछे एक जेनेटिक रीज़न हो सकता है। दूसरी बात रही जैसे कि अगर फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स को हो रहा है तो भी उसमें उसके जेनेटिक हो जाने के चांसेस हैं, और उसमें ये चांसेस हैं कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके लिए ये एक इंडिकेशन बन जाता है कि वो जेनेटिक स्क्रीनिंग करे या जेनेटिक एनालिसिस जो कुछ कैंसर्स में अवेलेबल है उसको यूज़ करें। तो ये नहीं कह सकते कि अगर परिवार में किसी सदस्य को कैंसर है तो बाकी लोगों को भी होने के चांसेस हैं। ये देखना चाहिए कि उनको किस उम्र में हुआ है। अगर किसी को 70-80 में कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है तो ये एक तरीके से स्पोरैडिक है। जेनेटिक का दूसरा वर्जन होता है स्पोरैडिक, जिसमें जीन्स काम नहीं कर रहे हैं, बट कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से जो बर्थ के थ्रू जेनेटिक चेंजेस नहीं आए बल्कि एनवायरनमेंट के थ्रू वो जेनेटिक चेंजेस उनके अंदर आए हैं, जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ है। तो उसमें उनकी फैमिली मेंबर्स को होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
डॉक्टर साहब, इसके लक्षण को भी कैसे समझे, क्योंकि अलग अलग कारक हो सकते हैं कि लक्षण को हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि प्रकार कितने हो सकते हैं कैंसर, क्योंकि अलग अलग कैंसर की बात हम सुनते हैं। सी बायोलॉजिकली प्रकार आई थिंक एक्सप्लेन करना नॉर्मल लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए बायोलॉजी का। तो अगर आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँ तो उसे समझने के लिए, ठीक है, तो प्रकार इस एक अगर ऑर्गन के हिसाब से बोले कि भाई हेड एंड नेक का कैंसर या फिर इंटेस्टाइन का कैंसर, तो ये जनरली प्रकार नहीं है, ये बस एक साइट है। प्रकार बोलना चाहे तो जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा, उन सब को समझने के लिए थोड़ा एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड चाहिए। तो वो और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी ग्रेडिंग होती है। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि अगर आप उसके प्रकार समझना चाहेंगे, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में जनरल पब्लिक को समझाना इट्स थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, ये जान सकते हैं आपसे कि किस किस अंग में, शरीर के किस किस भाग में कैंसर हो सकता है? देखिए, कैंसर ऐसे तो शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। सो हेड एंड नेक से लेके ब्रेन से लेके मसल्स, स्किन, बोन्स, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, तो किसी भी भाग को वो प्रभावित कर सकता है। कि कोई भी भाग कैंसर से की मौजूदगी से दूर नहीं है, ठीक है, लेकिन तो कहीं पर भी हो सकता है अगर। अच्छा, लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं? अमूमन लोगों को समझ नहीं होती कि ये कैंसर है, लेकिन समझा कैसे जाए उसे फिर? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, नामुमकिन नहीं होता है। तो हम लोगों को एक तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में। तो सिम्टम्स को अगर हम देखें तो हम ना दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जनरल सिम्टम्स, एक होते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स होते हैं कि जैसे एक जो बहुत कॉमन सिम्टम्स जो कि इंटेस्टाइनल कैंसर्स के अंदर दिखता है, वो होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। सडनली पेशेंट को फील होता है कि वेट कम होता जा रहा है, क्यों कम होता जा रहा है नहीं पता, दैट इज वन थिंग। या फिर अनएक्सप्लेन्ड पेन, दर्द हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि दर्द, जैसे हम शुरू में सब लोग थोड़ा बहुत निगलेक्ट करते हैं, कुछ पेन किलर्स ले लिए, लेकिन वो पेन जो कि पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसके होने का आपको कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पेन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ही लेट स्टेज में डेवलप होता है, जनरली कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो ये एक दो सिम्टम्स। और जो ब्लड कैंसर्स के अंदर जैसे सिम्टम्स होते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड फीवर या फिर रात को स्वेटिंग होना, तो वो होता है। सो दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स आर वेरी जनरल सिम्टम्स कि भाई वेट लॉस हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, टायर्डनेस है, पता नहीं चल रहा है, पेन है जनरलाइज्ड या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन है, तो फीवर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, रात को स्वेटिंग हो रही है। कुछ सिम्टम्स होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि किस ऑर्गन सिस्टम में हो रहा है। जैसे अगर हम हेड एंड नेक के कैंसर्स की बात करें तो मुंह के अंदर कोई छाला है या गांठ है जो पहले नहीं थी, जो हील नहीं हो रही है, आपको लगा कि भाई शायद दांतों के बीच में से कट गया लग कर, लेकिन वो जख्म हील नहीं हो रहा है, तो नॉन हीलिंग अल्सर एक बहुत बड़ा कारण, एक सिम्टम हो सकता है कि बीमारी के। या कोई गांठ फील हो रही है, तो आपको लगता है गर्दन में कोई गांठ आ रही है या ब्रेस्ट में कोई गांठ फील हो रही है, तो वो स्पेसिफिक सिम्टम्स हो जाते हैं उस जगह कि कोई गांठ जो कि या तो साइज में बढ़ती चली जा रही है या सडनली अपीयर हुई है, और या फिर आपने देखी है लेकिन आपको लग रहा है कि इसके साइज में
पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ावट होती जा रही है। ठीक है, तो और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर देखें तो सडन ऑनसेट वॉमिटिंग या खाने में निगलने में डिफ़िकल्टी, या फिर सडनली कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, या सडनली हमको लग रहा है कि भाई हमारा मोशन का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है, पहले के मुकाबले कम या ज़्यादा हो गया, जो कि रीसेंट है। तो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में देखें तो सडनली यूरिन में अगर ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर अननेसेसरी अनएक्सप्लेन्ड हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो वो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि शायद सिस्टम के साथ कोई मैलिग्नेंट प्रोसेस है, शायद सिस्टम के अंदर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो बेसिक चीज़ अगर आप उसको लक्षण को या फिर उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना चाहते हैं तो एक अपनी हेल्थ की अवेयरनेस और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमें जब लगे कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है या कोई भी प्रोसेस है जो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, तो हम चाहें कि एक बार जाकर हम कंसल्ट करवा लें अपने आप को। तो अलग अलग आपने लक्षण बताए, कारक भी बताए, लेकिन ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करें हम, तो उपचार कितना संभव आज हो चुका है इसका? देखिए, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है और जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में, अपार्ट फ्रॉम well skilled and well trained people and all the technology that is available, वो होती है कि बीमारी की बायोलॉजी कैसी है। तो बीमारी की बायोलॉजी अगर वो ऐसी है जिसे हम कहते हैं वेल डिफरेंशिएटेड, जो वो बीमारी वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती है, उसमें अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे हमको दिखता है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। वेरस अगर उसी में ही हम देखें पुअरली डिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक जो एक प्रकार होता है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे कि टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। तो उस तरीके के कैंसर्स हम देखें तो वो अगर या तो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है या करते भी हैं तो फिर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उनके आ जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बायोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू गुड एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कई दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, क्या सुझाव देंगे? क्योंकि जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते कैंसर को। सबसे पहली चीज़ तो यही है, गंभीर मसला भी है कैंसर, एक गंभीर बीमारी भी है। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप प्रिवेंशन की बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, दैट इज़ टोबैको चूइंग और स्मोकिंग, वो है। अगर आप जानते हैं आपकी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो आपकी फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री फैमिली के अंदर, मींस आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स साइड्स में उनको कैंसर है, तो इट्स बेटर कि आप एक बार कंसल्ट करवा लें और प्रॉपर फॉलो अप मेंटेन करें, क्योंकि अगर सिंड्रोमिक एसोसिएशन वाले कैंसर्स होते हैं तो उनमें स्पेसिफिक तरीके से हम लोग उनको फॉलो अप कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। और एक वही जो से मैंने पहले भी बोला कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए, हम लोगों को अपनी बॉडी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को एक ये अवेयरनेस होना चाहिए, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अभी कुछ गलत हो रहा है एंड वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड सीक मेडिकल हेल्प और जाके कंसल्ट करने चाहिए। वी ओव इट टू आवर बॉडी, वी शुड गिव इट सम टाइम एंड आवर बॉडी डज सो मेनी थिंग्स फॉर अस, तो हमें उसको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए उसके लिए भी, और कि वो सही रहे और
सही टाइम पे हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करें तो बेहतर रहेगा। तो ये थे डॉक्टर अजित, जिन्होंने कैंसर को लेकर के एक जानकारी भी दी और हमारे दर्शकों को सुझाव भी दिया कि किस प्रकार से लक्षण की पहचान करके त्वरित रूप से यदि आप चिकित्सकीय परामर्श लेते हैं तो इस गंभीर समस्या से भी आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस गंभीर मसले पर हम अन्य डॉक्टर से भी चर्चा करेंगे, तब तक से आप हमारे साथ बने रहिए। बाल्को मेडिकल सेंटर के अलग अलग डॉक्टरों से हम कैंसर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हेड हैं हमारे साथ डॉक्टर जय कुमार राय, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट किस प्रकार का रोल होता है इसका? सबसे पहले तो इसे हम समझेंगे भी कि ये है क्या, क्योंकि अमूमन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। बिल्कुल। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हम कहें तो मेडिसिन में एक नया ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, जो हम लोग पेशेंट को या तो इंजेक्ट करते हैं या तो ओरल फॉर्म में देते हैं। और देने के बाद या तो इसमें कई तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, कुछ जो होते हैं जो हमको डायग्नोसिस में मदद करते हैं, मतलब आपको क्या बीमारी है उसको सही तरीके से पकड़ने में, किस स्टेज में है वो पकड़ने में मदद करते हैं। और दूसरे कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन के कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको जब हम यूज़ करते हैं उन दवाइयों को, तो वो कैंसर को किल करने में भी और उनको ट्रीट करने में भी हमारी मदद करते हैं। अच्छा, रोल किस टाइप का होता है इसका, क्योंकि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उपचार लोगों को कैसे समझाएं हम इससे ट्रीटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, अभी तक जो बाकी की इमेजिंग मॉडलिटी होती है, जैसे इसमें एक इमेजिंग मॉडलिटी है पेट सीटी। तो पेट सीटी का आज की डेट में अगर आपको कैंसर की स्टेजिंग करनी है या कैंसर का आप जो इलाज चल रहा है उस दौरान अगर आपको ये पता करना है कि जो इलाज चल रहा है उसका पेशेंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग पेट सीटी स्कैन करते हैं। सबसे पहले एक बेसलाइन स्कैन कर लेते हैं, फिर हम थेरेपी देते हैं। मान लीजिए कीमो चल रहा है तो कीमोथेरेपी देते हैं, या रेडिएशन चल रहा है तो रेडिएशन थेरेपी देते हैं। और उसके बाद बीच में हम लोग एक बार स्कैन और करके ये देखते हैं कि जो अभी तक थेरेपी दिया है पेशेंट को वो फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। फायदा मेजर होता है लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, प्लस पेशेंट का टाइम भी जा रहा होता है। तो अगर थेरेपी फायदा नहीं कर रही तो हम थेरेपी को उसी समय बंद कर दें, ये जान के कि भाई ये अभी उतना फायदा नहीं कर रहा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मान लीजिए एक पेशेंट है जो हमारे पास थेरेपी के बाद आया और इसमें पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जा रहा है। ये उसका स्टमक है, स्टमक में अपटेक दिख रहा है, लेकिन पहले सिर्फ स्टमक में अपटेक था, अभी इलाज चलते हुए भी उसके लिवर में लीजन्स आ गए हैं, उसके लिवर में और बीमारी फैल गई है। तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि उसमें बीमारी फैल रही है या खत्म नहीं हो रही, तो हम उसी समय वो ट्रीटमेंट स्टॉप करके जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है वो चालू करते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का इंपॉर्टेंट टाइम भी बचता है। अगर हम ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद असेस करते तो पेशेंट का बहुत टाइम जा चुका होता, प्लस साइड इफेक्ट भी उसको अननेसेसरी सहने पड़ते हैं। अब हम सही समय पे दूसरा इलाज चालू करके उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हुआ पेट सीटी, जिसकी वजह से हम इमेजिंग और थेरेपी का रिस्पांस, और लॉन्ग टर्म में एक बार रिस्पांस हो गया तो हम उसको 1 साल बाद 2 साल बाद जब फॉलोअप में पेशेंट आता है तो भी हम पेट सीटी की मदद से हम उनकी जानकारी, आंतरिक जानकारी ले सकते हैं कि कैंसर में कहाँ तक फैलाव हुआ, कहाँ तक, या वो पूरी तरह ठीक है अभी भी, वो जानकारी हम इससे ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अलग अलग मरीजों का आपने ट्रीटमेंट किया है, लोगों से आपने मुलाकात की है, कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई ट्रीटमेंट आप जिसे आपने मरीज को दिया हो और काफ़ी एक बेहतर लाभ, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में भी थे और उसके बाद उबरना काफ़ी बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने न्यूक्लियर मेडिसिन में पूरे सेंट्रल रीजन में हमने एक नया थेरेपी जो लेके आए हैं, वो है ल्यूटीशियम थेरेपी, ल्यूटीशियम PSMA थेरेपी, जो अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं था। वो हम ही ने स्टार्ट किया अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में। और ये ल्यूटीशियम PSMA थेरेपी जो है वो प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के लिए ही यूज़ होता है बेसिकली। और दूसरे भी ल्यूटीशियम थेरेपी हैं, जो ल्यूटीशियम डोटा जो न्यूरोएंडोक्राइन थेरेपी के लिए होता है। लेकिन जो इंसिडेंस मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक ल्यूटीशियम PSMA थेरेपी का पेशेंट का है। तो क्या हुआ, पेशेंट अपने रिलेटिव एक्चुअली में अपने फादर को लेके आए, जिनका जो है कैंसर फैल चुका था हड्डियों में, लिवर में और इवन ब्रेन में भी फैल चुका था। और उनको बाकी सब ने मना कर दिया था कि अभी
अब ये ज़्यादा दिन मतलब 15 दिन भी 10 दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उन्हें समझाया कि देखिए जो हम थेरेपी है ये नई थेरेपी है, हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, कितना फ़ायदा होगा एग्जैक्ट हमको बोलना अभी कठिन है क्योंकि इनका फैलाव वाकई बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो पेशेंट के रिलेटिव के एक्सपेक्टेशन ये था, चूंकि अभी उन अचानक से उनकी स्थिति खराब हो गई, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे लोगों से, मतलब वो ऊट पटांग बात कर रहे थे जो लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, प्लस वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे थे, उनका चलना फिरना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो हमने उनको पहली थेरेपी, ल्यूटिशियम पहली थेरेपी दी। वो हमारे पहले पेशेंट थे। तो जब हमने उनको पहली थेरेपी दी तो 10 दिन के अंदर ही पेशेंट के रिलेटिव का फ़ोन आया और उन्होंने जो पहली लाइन मुझसे बोली कि डॉक्टर साहब पापा ने मेरे से बात की आज। तो मतलब बात की मतलब वो स्थिति ऐसी थी कि वो कहाँ किसी को पहचान नहीं रहे थे, कहाँ कुछ भी नहीं हो रहे थे। और वो उन्होंने पहली थेरेपी के बाद ही उन्होंने उनसे बात की, पूरे परिवार ने फिर उनसे बातचीत की, खाना पीना भी वापस से चालू हो गया और काफ़ी स्थिति में उनके सुधार आए। हमने उनको दो साइकिल करीब दिया तो करीब 4 महीने, 3 से 4 महीने वो आगे चले, लेकिन फिर कोरोना का समय था तो उनको बीच में कोरोना ने पकड़ लिया। बट उनकी कैंसर की बीमारी में हमने काफ़ी मदद की, प्लस उन्होंने परिवार का साथ जो समय वो बाद में बिताया, जो वो अचानक डिटोरिएट हो गए थे, वो काफ़ी मददगार रहा पेशेंट का, उनके रिलेटिव से। आज भी उनके रिलेटिव्स जो हैं आते हैं, हमसे मिलते हैं और नए नए पेशेंट लेके आते हैं कि सर शायद आप कुछ चमत्कार कर दें इसमें। तो बाल्को मेडिकल इंस्टीट्यूट किस प्रकार से कार्य करता है वो हमारे डॉक्टर जय जी ने भी बताया कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। ट्रीटमेंट किस प्रकार से नई और अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों के माध्यम से उन्हें दी जा रही है। जय जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अन्य भी डॉक्टर हैं जिनसे हम नई टेक्निकों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से सहायक है कैंसर के इलाज में आज की अत्याधुनिक तकनीक, इसके संदर्भ में भी जानकारी लेंगे। जी, कैंसर से उपचार के अलग अलग तकनीकों के बारे में भी हम जान रहे हैं और बाल्को मेडिकल सेंटर में किस प्रकार से विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, इसके संदर्भ में भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर कल्याण पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कल्याण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कल्याण पांडे है। मैंने MBBS और MS केम्सुबली कर्नाटका से किया है। उसके बाद मैंने कैंसर सर्जरी में MCH किया है आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट कटक से। ये ख़त्म होने के बाद मैंने राजीव गांधी में आगे ट्रेनिंग की GI कैंसर्स के ऊपर, और उसके बाद मैंने रोबोटिक सर्जरी के ऊपर ट्रेनिंग की है, जो कि मैंने मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर में डॉक्टर सोमशेखर SP सर के साथ की है। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल, इसके संबंध में अगर हम जानकारी लें, क्योंकि विभिन्न पद्धतियों को हमने जाना, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट किस प्रकार से इलाज कर रहा है इसके संदर्भ में भी हमने जाना। वर्तमान में बाल्को अस्पताल में किस प्रकार से नई संसाधन आई हुई है और इन नई संसाधनों के माध्यम से अब कैंसर का इलाज कितना पॉसिबल हो चुका है। बाल्को हॉस्पिटल में नए संसाधन एज एंड व्हेन ज़रूरत के हिसाब से आते जा रहे हैं, जो भी एट पार विद द वर्ल्ड हम चल रहे हैं। अभी रोबोट छोड़ के हमारे पास सब कुछ है। हम लोग CRS कर रहे हैं, हम लोग हाईपेक कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी है हमारे पास, विभिन्न तरह के जो भी स्टेपलर्स की ज़रूरत है हम वो सब यूज़ कर रहे हैं। और जो भी नई कीमो है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, हम लोग सब पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं। पेशेंट की सहूलियत का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जितना कंफर्ट मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं। उनकी कॉम्प्लिकेशन कितनी कम की जा सके, पेन रिलीव के लिए क्या किया जा सकता है, हम वो कर रहे हैं। हमारे पास पेन एंड पैलिएटिव यूनिट भी है, जो कि बहुत जगह नहीं है, और हम लोग हॉस्पाइस केयर और पैलिएटिव केयर भी दे रहे हैं पेशेंट्स को। अच्छा, इन सभी तकनीकों में एक रोबोटिक टेक्निक भी है इलाज का, ये किस प्रकार का टेक्निक है और कैसे इलाज इससे होता है। रोबोटिक सर्जरी आज के डेट में सबसे एडवांस तरीका है सर्जरी करने का। हालांकि हमारे पास अभी रोबोट नहीं है, हम रोबोट लाने वाले हैं। अगले 6 महीने या साल भर के भीतर हमारे पास भी रोबोट होगा। रोबोटिक सर्जरी सबसे एडवांस चीज़ है। इसमें क्या होता है कि सर्जन रोबोट के माध्यम से कराता है। ये लैप्रोस्कोपी का एडवांस फॉर्म है। इसमें प्रिसीजन बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है, हमारा विजन अच्छा होता है, कंट्रोल अच्छा होता है, और पूरे बड़े चीरे की जगह छोटे छोटे दूरबीन के थ्रू ऑपरेशन होता है। ये
एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेप्रोस्कोपी का एडवांस फॉर्म है, दूसरी तरह से कहें तो लेप्रोस्कोपी का कंपटीटर भी है। जो भी हो, पेशेंट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है और इससे पेशेंट का पेन सफरिंग बहुत कम हो जाता है, पेशेंट के उनका डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है, रिकवरी एकदम स्मूथ हो जाता है, ब्लड लॉस पूरी कम हो जाती है। तो कहें तो पेशेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा कल्याण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक लंबा समय आपने इस फील्ड में अभी दिया है, किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है कैंसर सर्जरी को लेकर के और इस डिपार्टमेंट को लेकर? कैंसर सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी चीज़ है। आइडियली ये सभी को कैंसर सर्जन से ही कराना चाहिए, बाहर किसी से कैंसर सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नियम हैं। अगर हम पूरी सर्जरी ना करें तो कैंसर 99% केसेस में वापस आ जाता है और फिर अगर ये वापस आया तो ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी कैंसर सर्जरी करानी है तो हमेशा हमें कैंसर सर्जन से ही करानी है, किसी और से नहीं करानी है। दूसरी चीज़ है, हम लोग क्या गलती करते हैं, जो पेशेंट्स और इवन पेरिफेरी में डॉक्टर्स भी थोड़े मोड़े, कि जो कैंसर यूजुअली हम सस्पेक्ट नहीं करते कैंसर को, क्योंकि हम कैंसर को सस्पेक्ट नहीं करते, सोचते नहीं है कि ये कैंसर हो सकता है, हम इलाज नहीं करते और बीमारी को बढ़ाते हैं। एक तरह से हम बीमारी को 6 महीने साल भर पालते हैं और जब हम उसको लेके ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटल आते हैं कि उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना है और एडिक्वेटली ट्रीट करना है, जिससे सर्वाइवल अच्छा हो, क्योर अच्छा हो। ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे दर्शक लगातार आपको सुन रहे हैं, कैंसर को लेकर के गंभीरता किस प्रकार से आए, अवेयरनेस की कमी क्या आपको लगती है, तो ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? डेफिनेटली अवेयरनेस की बहुत कमी है, स्पेशली महिलाओं में। हम आज भी ऐसे केसेस देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, जो 1-1 साल से महिलाएं रखे हुए हैं और उसके बाद अंत में जब वो पूरे शरीर में फैल जाती है तब वो आती है। ना वो किसी से कुछ बोलना चाहते हैं लोग, ना किसी से कुछ बताना चाहते हैं और उनको एक स्टिग्मा है, वो छुपाना चाहते हैं कि मुझे ये बीमारी है। वो सोचते हैं कि अगर मैं बताऊं मुझे कैंसर है तो लोग मुझे अछूत समझेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर आम बीमारियों की तरह है। अगर हम इसको जल्दी डायग्नोस करें अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, तो ये पूरी तरह क्योर हो सकता है। तो कुछ भी हमें एबनॉर्मल लगे तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, खुद से कोई बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए और जो फार्मेसी से, लोकल शॉप से दवा लेके काम चलाने वाला काम नहीं करना है। हमेशा डॉक्टर को दिखा के हॉस्पिटल जाके बीमारी का इलाज कराना है। पैसे बचाने के चक्कर में अमूमन पेशेंट 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्चा करता है और साथ में ऐसे हालत में आता है कि उसके लिए फिर कुछ किया भी ना जा सके। तो ये थे डॉक्टर कल्याण पांडे जी, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आपने सुना, देखा भी कि किस प्रकार से कैंसर एक गंभीर समस्या, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं है, ये भी नहीं है। आज नई तकनीकों के माध्यम से इसका इलाज भी संभव है और नई तकनीक बालको अस्पताल में अब जल्द ही आने वाली है। डॉक्टर कल्याण ने जिस प्रकार से बताया भी कि रोबोटिक्स मेथड के हिसाब से जल्द ही यहाँ पे जो टेक्निक है, यानी कि उपचार पद्धति है, वो शुरू की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर इसे कहें तो एक अन्य और एक बेहतर तरीके से इलाज का एक प्लेटफॉर्म बालको मेडिकल अस्पताल में खुल जाएगा। इसके अलावा कैंसर के संबंध में लक्षण और इसके इलाज के संबंध में भी हमने डॉक्टरों से चर्चा की। एक बेहतर सुझाव भी यहाँ पे हमारे तमाम दर्शकों के लिए डॉक्टरों के माध्यम से कि कैंसर के लक्षण को पहचानते हुए त्वरित रूप से उसका इलाज किया जाए तो इस गंभीर समस्या से निजात पाई जा सकती है। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।